नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी सबूत। जब वह लौटकर आई तो सुबह के 9:30 बज चुके थे। चारों तरफ धूप फैली थी। काम पर जाने वाले लोग भागते से लग रहे थे। उसकी अधिकांश सहेलियां काम पर निकल गई होंगी। आज उसे भी हर हालत में काम पर लौटना था, इसलिए घर पहुंचने की जल्दी में वह किसी बस में न बैठकर ऑटो में बैठ गई। रह रहकर एक ही बात की चिंता सताती रही कि उसकी अनुपस्थिति में भानु ने ठीक से कुछ खाया पिया होगा या नहीं, रोई तो नहीं थी, सबको परेशान तो नहीं किया होगा। वह तो भानु को ले जाना चाहती थी, पर पुष्पा ने रोक दिया था। अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में भीड़ के कारण पूरी रात बाथरूम के सामने जागते हुए काटनी पड़ी थी। तब भी बस भानु का ख्याल उसे घेरे रहा था। थैला बाहर ही छोड़ वह भानु भानु पुकारती भीतर दौड़ पड़ी। पुष्पा उसको यूं आया देखकर चौंक पड़ी। सकपकाकर बोली, तू तो परसों आने वाली थी। काम हो गया, भानु की चिंता लगी थी। तुम्हें परेशान किया होगा। कहाँ है, सो रही है क्या? उसका धैर्य छूटा जा रहा था। इधर ही कहीं होगी, पुष्पा ने नजरें बचाते हुए कहा, जैसे नजरें सच्चाई उगल देंगी। लापरवाही से बोली गई बात में भी भावी दुर्घटना की भयावहता झलक रही थी। इधर तो कहीं दिखी नहीं। बच्चों के साथ गई होगी। दोनों संभाल तो पाते नहीं, उसे गिरा दिया तो तुम्हें मना करना था। पर शिकायती लहजे में बोली, वे मेरी सुनते कहाँ हैं? कहते हुए पुष्पा बाहर निकल गई। वह दोबारा भीतर के कमरे में गई, फिर पीछे के आंगन में, बाहर की सकरी गली में, गली के पीछे बने छोटे से मैदान में, फिर नल के पास। आसपास खेलते हुए बच्चों से पूछा, महिलाओं से भी, पर सभी ने ना में सिर हिला दिया। अब उसका मन घबराने लगा। उसके कदम तेजी से उठने लगे। वह बिना दौड़े ही हांफने लगी। हल्की ठंड में भी माथे पर पसीना आ गया। दोनों बच्चों को खोजते हुए पेड़ों के पास चली गई, जहां कई बच्चे लंबा तार लिए अमरूद तोड़ रहे थे। एक बच्चा नीचे वाली डाल पर बैठा था, तो दूसरा पॉलीथीन की थैली में हरे हरे अमरूद भरता जा रहा था। जाली के पीछे काला कुत्ता घूम घूम कर उन पर भौंके जा रहा था। वह जाली पर पंजे पटकता, तो कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, तो कभी थक हार कर वापस लौट जाता। बच्चे अपने में इतने डूबे थे कि उसकी पुकार न सुन सके। रमेश, भानु किधर है? सरिता, भानु कहाँ है? हमें क्या पता? दोनों बच्चों ने अनभिज्ञता में सिर हिला दिया। तो किसे पता है? थर थर कांपती वह जोर जोर से चीखने लगी। दोनों के हाथ पकड़कर घसीटते हुए गालियां देती वह अधैर्य होती जा रही थी। तेरी अम्मा कह रही थी कि भानु तुम्हारे साथ है। अम्मा झूठ बोलती है, लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तो सच क्या है? उन दोनों को धकियाते हुए पूछने लगी वह। उसकी साड़ी का पल्लू धूल में लेथड़ रहा था। होठ सूख चुके थे और आंखों में कभी आंसू तो कभी शोभ तो कभी असहायता के भाव उमड़ आते थे। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों की जुबान बंद थी, आंखों में भय था। सच को छुपाने की सप्रयास की जा रही चेष्टाएं उन्हें असहज बना रही थी। देख पुष्पा, इन दोनों ने भानु को न जाने कहाँ छोड़ दिया है। फोन पर फफक फफक कर रोती वह शिकायत कर रही थी। तुम जल्दी से आ जाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। इतनी छोटी बच्ची को कुत्ते और सुअर उठा सकते हैं, किसी नाली में न गिर पड़ी हो, पता नहीं कोई बेच बाच न दे। बच्चों को परेशान मत कर, मैं आ रही हूं। उसने दोनों बच्चों को छोड़ दिया। हताश माथा पकड़ जमीन पर बैठ गई। जोर जोर से धड़कते दिल को काबू में करते हुए वह होश में रहना चाहती थी। पुष्पा 2-3 घंटे बाद आई। आते ही चिल्लाकर बोली, बच्चों को क्यों मारती पीटती है? मैं छोड़कर आई थी भानु को। छोड़कर आई थी? कहाँ? मुझसे बिना पूछे। उसे लगा जोर का झटका देकर किसी ने उसे खुले आसमान में छोड़ दिया हो। नहीं बताती, वह पाप की औलाद थी, नाजायज। कहाँ है उसका बाप? उसको कब तक रखेगी अपने पास? क्या जवाब देती जीजा को? मना किया था मत पैदा कर। तूने मेरी बात मानी भी, बस मैं छोड़ आई। कोई ना कोई गोद लेकर पाल लेगा। पुष्पा सारी बातें ऐसे कह रही थी जैसे भानु कोई बच्ची न होकर वस्तु हो।
जिसे फेंकना कोई अपराध ना हो। उसे बाकी बातें गड़मड़ होती दूर समंदर की लहरों से उठती सी सुनाई दे रही थी। फिर दिखाई दिया उसे घूमता हुआ धूसर आसमान, सूरज, बाहर खड़ा पेड़, आसपास की अधकच्ची दीवारें, सामने रखी चीजें, बाहर बैठा कुत्ता, हल्का सा अंधेरा, अंधेरे में चमकती भानु की आंखें, गोल गोल चेहरा, हल्के रेशम से बाल। वह अर्ध मूर्छित सी जमीन पर पसर गई। पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। कल दोपहर में खाना खाया था, रात भर से पानी नहीं पिया था। पसीने धूल से चिपचिपाता शरीर। भानु, भानु, टूटे विक्षिप्त से शब्द उसके पपड़ाए मोटे होठों से बराबर निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद भानु नाम हिचकियों में घुलने लगा। तेज होती धूप उसकी हिचकियां लेती देह पर पतली चादर की तरह पड़ रही थी। कहाँ मिलेगी भानु, कहाँ? इतना बड़ा शहर, इतनी बस्तियां, इतने बच्चे, 6 माह की बच्ची। पुष्पा, तू भी तो माँ है, औरत है, मेरी बहन है। नहीं जानती थी कि मुझ पर क्या बीतेगी। जिस बच्ची को इतने विरोधों के बाद जन्म दिया था, उसको तुमने अलग कर दिया। उसके भीतर सवालों की, शिकायतों की झड़ी थी। गांव में अपने 3 बच्चों और पति के साथ रहती थी। पति बेकाम था। शराब पीना और गाली गलौज करना। रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करके वही खर्चा उठाती थी। पुष्पा ने उसे यहाँ बुलवा लिया था। नई बनती शानदार कॉलोनियों में पैसे वाले और कामकाजी महिलाओं को साफ सुथरी विश्वसनीय जान पहचान की बाइयों की जरूरत थी। पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। बच्चों को सास के पास छोड़कर आ गई थी वह। घरों में काम करते हुए उसने अपनी पहचान बना ली थी। धान रोपती, घास काटती, लकड़ी बीनती, दूर दूर से पानी लाती। गर्मी ठंड में रहते हुए यहाँ का जीवन उसे रास आ गया था। मैडम लोग भी उसे पसंद करती थी। वह चाह रही थी कि जल्द से जल्द बच्चों को यही बुला ले, जिसके लिए एक कमरा होना जरूरी था। उसके आते ही पति बाहर चला गया था। तब उन दुख के दिनों में अकेलेपन में उसकी पहचान राजेश से हुई थी। मुलाकात प्रेम में बदल गई थी और दोनों ने फैसला किया कि जीवन भर साथ रहेंगे। तब उनके प्रेम की यह सौगात भानु के रूप में आई थी। पुष्पा ने जबरदस्त विरोध किया था, एबॉर्शन के लिए दबाव डाला था, पर वह न मानी थी और तब का बदला पुष्पा ने इस तरह लिया था। भानु का भोला मासूम चेहरा भी उसकी निर्दय जिद को नहीं तोड़ सका था। इसी तरह लड़ते झगड़ते, विरोध करते भानु को छुपाए छुपाए 6 माह गुजर गए थे। उसे गांव जाना था। गांव बच्ची को ले नहीं जा सकती थी और यहाँ छोड़कर जाने का यह नतीजा निकला। मौसी, मौसी, सरिता ने माँ की आंख बचाकर उसे झकझोरा। उठो मौसी। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। कहाँ है भानु, बता दे। नहीं मालूम, पर अम्मा कहती हैं किसी पेड़ के पास बने झूला घर के पास छोड़कर आई थी। मेरी कसम खाओ मौसी, अम्मा को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसने सरिता के सिर पर हाथ रख दिया। उसने स्वयं को संभाला। खाली पेट पानी पिया, मुंह धोया। ढेर सारी धूल मैल पानी के साथ बह निकला। रोने धोने बैठी तो भानु को कैसे ढूंढेगी? उसे तो खोजना ही होगा। उसने पलटकर पुष्पा से एक शब्द भी न कहा। खामोश अपना काम करती और निकल जाती। अपने सीने में वह कितना बड़ा पहाड़ लिए थी, पुष्पा नहीं जानती थी। सुबह से निकल वह एक एक झूला घर और अनाथालय के बारे में पता करने के लिए भटकती रहती। हजारों पेड़, सैकड़ों मंदिर, कई झीलें, कितने झूला घर, कहाँ कहाँ जाए। कई बार बेतहाशा हताशा में डूब जाती, कई बार एकांत में फूट फूट कर रो लेती और दूसरी सुबह फिर अपनी खोज पर चल देती। वह चलती कहीं, देखती कहीं, काम कुछ करती, बात कोई और सुनती। उसके हाथों से चीजें छूटकर गिर जाती तो चाय फैल जाती या प्याज जल जाती। पानी बहता रहता या कपड़ों में साबुन लगा रह जाता। कोई पूछता तो जवाब में मोटे मोटे आंसू बह जाते। सहानुभूति पाकर भी उसे तसल्ली न मिलती। धीरे धीरे सब अपनी दुनिया में लौट गए। बड़ी बड़ी घटनाएं समय के साथ लोगों के जेहन में उतर जाती है। फिर यह तो एक काम वाली बाई की लड़की के खोने की मामूली सी बात थी। और उस दिन झूला घर में हड़कंप मच गया। सब हक्का बक्का थे। पता चला एक बच्ची गायब है। साथ में गायब है यहाँ काम करने वाली बाई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जांच पड़ताल और पूछताछ के कुछ दिनों बाद ही महिला बच्ची सहित बस स्टैंड के पास से बरामद कर ली गई। प्रेस वाले, टीवी वाले उसे घेरे थे। पुलिस वैन में बैठी महिला
और बच्ची के फोटो लिए जा रहे थे। दिल को छू लेने वाले शीर्षकों के साथ खबर तैयार की जा रही थी। यह मेरी ही बच्ची है, वह फूट फूट कर रो रही थी। क्या सबूत है? सबूत? पुष्पा को पता है कि यह मेरी लड़की है, पुष्पा जिसने भानु को छोड़ दिया था। क्या वह सच कहेगी? कहीं उसने फिर से झूठ बोल दिया तो उसे अपनी ही बच्ची को चुराने के जुर्म में सजा हो जाएगी। तब उसके तीनों बच्चों का क्या होगा? परिवार और समाज वाले उसे बहिष्कृत कर देंगे। राजेश 6 महीने बाद लौटने वाला था, तब उसे क्या जवाब देगी? जो भी हो, वह दुनिया के सामने कहेगी कि असली माँ वही है। उसके माथे और पीठ पर पड़ा निशान कौन जानता है। कितने दिनों से वह उसे अपना दूध पिला रही थी, अपने पास सुलाती थी, छाती से चिपका कर, किसी को शक न हो इसलिए सारी सावधानियां बरतती थी। कैसे हाथ पांव जोड़कर वहां नौकरी पाने में सफल हुई थी। पांव में छाले पड़ गए थे यह सब करते हुए उसे। लेकिन बच्ची चुराने का अपराध तो उसने किया था। वह आज तक नहीं समझ पाई कि जिसने बच्ची को लावारिस छोड़ दिया था उसे तो कोई पकड़ता नहीं, दोषी नहीं मान रहा है और मुझे जेल में डाल दिया है। सोनी आंसू भरी आंखों से राह तकती वह एक एक पल युगों के समान बिता रही थी। 2 दिन बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुष्पा की गवाही होगी, झूलाघर वालों की भी। पुलिस की महिलाओं ने उसे कितनी गालियां दी हैं, कितने थप्पड़ मारे हैं। सब कुछ बर्दाश्त करती रही वह। इतने बड़े शहर में उसका अपना कोई भी तो नहीं है। कोर्ट जाने से पहले उसने देखा उसकी मैडम मिलने आई है। वह बेआवाज रो पड़ी, लगा भीतर नदी के किनारे टूट गए हों। उसने झूठ बोल दिया तो मैडम जी वही एक जानती हैं कि यह मेरी लड़की है। चिंता मत करो बाई, उन्होंने उसके हड़ीले झुके कंधों को पकड़कर कहा। अगर वह सच नहीं बोलती है तो हम बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। मैडम जी मेरी बेटी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, भगवान की कसम, बच्चों की कसम। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या करती, वे लोग उसे किसी को गोद दे देते तो। वह नहीं जानती कि डीएनए टेस्ट क्या होता है, वह नहीं जानती कि जेल से छूटने की प्रक्रिया क्या होगी। वह तो सिर्फ इतना जानती है कि भानु उसकी लड़की है, उसकी आत्मा, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी। वह तो सिर्फ भानु को पाना चाहती है, सिर्फ भानु के बदले में चाहे उससे कोई उसकी जिंदगी ही क्यों न ले ले। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है और जब तक सबूत नहीं मिल जाता है तब तक उसे अपनी ही बेटी को चुराने के जुर्म में जेल में रहना होगा। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी सबूत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।